बिलावल की ललकार, हुकूमत का जवाब। मनी लॉन्ड्रिंग ने खोखला किया। वज़ीर आज़म कराची में। पीडीएम मुतहरिक। भारत ही शरपसंद है। शेख रशीद का 2 टोक मौक़िफ़। कोयटा निशाने पर। और जहाज का रुख मोड़ दिया। सबसे पहले खबर आपको देंगे, इमरान खान और उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद लाते हैं तो कल ही हुकूमत गिर जाएगी। हुकूमत बहुत गैर मुस्तहकम है, किसी भी वक्त आम इंतखाबात हो सकते हैं। जब तक पीडीएम हमारी पॉलिसी अपना रही थी, ऑपोजिशन जीत रही थी। नून लीग को छोड़ा जाएगा और उसे भगोड़ा कहना नाइंसाफी होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तनकीद, कहा वफाकी हुकूमत ना खुद कराची के लिए कुछ करती है और ना हमें करने देती है। कराची से लेकर कश्मीर तक आवाम पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं। सीरियस है। अगर अपोजिशन मिल के अदम एतमाद पहले बुज़दार के खिलाफ फिर इमरान खान के खिलाफ लेकर आते हैं तो कल हुकूमत गिर जाएगी। जो नाइंसाफ़ी वफाकी हुकूमत इस सूबा के साथ, इस शहर के साथ बार बार कर रही है वो अवाम के सामने है। और यही वजह है कि कराची से लेकर कश्मीर तक पाकिस्तान के अवाम पीपल्स पार्टी की तरफ देख रही है। जब तक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीपल्स पार्टी की बात मान रही थी, पीपल्स पार्टी की पॉलिसी अपना रही थी, तब तक अपोजिशन मुसलसल जीत रही थी। फॉर एग्ज़ाम्पल सनाउल्लाह ज़ेरी साहब की बात कर रहे हो, जब तक वो नून लीग में था तो वो उनके इनकलाब को बलोचिस्तान में लीड कर रहा था, और जब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ जाता है तो वो बुरा बन जाता है। ये बड़ा नाइंसाफ़ी है। और मैं समझता हूँ कि जो भी बलोचिस्तान में सियासत करते हैं वो बड़ा मुख्तलिफ अंदाज में सियासत करते हैं। ना वो कराची के लिए कुछ करने को तैयार नहीं है और ना किसी और को करने को इजाज़त दे रहे हैं। हुकूमत सिर्फ लूट मार में मसरूफ़ है। बिलावल भुट्टो अपने वालिद की करप्शन के जानशीन हैं। वज़ीर ममलिकत फर्रुख हबीब का बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर रद्द अमल। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिंध हुकूमत में 500 नैब ज़दा अफसरान बैठे हैं। सिंध हुकूमत ने कराची के मसाइल पर तवज्जो नहीं दी। बारिश होती है तो कराची डूब जाता है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत नाले साफ नहीं कर सकती। K4 मंसूबे में सिंध हुकूमत रुकावट बनी हुई है। बैड गवर्नेंस के हवाले से सिंध नंबर 1 है। लूटमार के हवाले से, करप्शन के हवाले से पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत नंबर 1 है। इसके अलावा अवाम के लिए मसाइल पैदा करने के हवाले से सिंध हुकूमत नंबर 1 है। आज मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं और मुझे इसका बिलावल आपसे जवाब चाहिए। सिंध का हर हारी किसान, मजदूर, आम आदमी आपसे ये जवाब ले रहा है कि जो 2000 अरब रुपया NFC की मद में वफाक ने आपको दिया है वो पैसा कहां पर खर्च हुआ है? क्या उन पैसों से जाली अकाउंट्स बना लिए गए हैं, लूट मार कर ली गई है? क्या उन पैसों से भी सरे महल की तरह बैरून मुल्क जायदादें खरीद ली गई हैं? इनका जवाब आपको देना है। अगर आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ तवज्जो अपने जाती मफाद के ऊपर है, अपनी जाती जायदादों को कैसे आगे बढ़ाना है उसके ऊपर है, इसके अलावा कोई ऊपर नहीं है। वो मंसूबा जिससे पूरे कराची को पानी मिलना है, उस मंसूबे के अंदर आप सबसे बड़ी रुकावट बने रहे और आप टैंकर माफिया की सरपरस्ती वहां पर करते हैं और सिंध हुकूमत टैंकर माफिया की सरपरस्ती करते हुए रुकावटें अटकाती है कि K4 का मंसूबा मुकम्मल। गैर मुल्की इमदाद पर इन्हिसार ने कमज़ोर कर दिया और हमने अपनी कुव्वत को नहीं पहचाना। बैसाखियों से चलने वाला एतमाद खो देता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कराची शिपयार्ड में शिप लिफ्ट एंड ट्रांसफ़र सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा मुल्क दुरुस्त रास्ते पर है, अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, गैर कानूनी तौर पर डॉलर्स मुल्क से बाहर नहीं जाने देंगे। वज़ीर आज़म का दौरा कराची, इमरान खान ने शिप लिफ्ट एंड ट्रांसफ़र सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म ने तकरीब से खिताब में कहा हमें गैर मुल्की इमदाद के इन्हिसार ने कमज़ोर कर दिया है, बैसाखियों पर चलने वाला एतमाद खो देता है, इसलिए हमें अपनी सलाहियतों पर एतमाद होना चाहिए। पाकिस्तान को जिस तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ना चाहिए था इस तरह नहीं बढ़ा, लेकिन अब मुल्क दुरुस्त रास्ते पर है।
अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपना मुल्क का पैसा बचाना है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज, हमारे डॉलर्स बचेंगे। कि ये अब फिर से कोशिश हो रही है कि हम अपने पैर पे खड़े हों। इमरान खान ने कहा एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि गैर कानूनी तौर पर डॉलर्स मुल्क से बाहर न जाएं। एक्सपोर्ट्स को हमने प्रमोट करना है, ओवरसीज पाकिस्तानीज को इनकरेज करना है कि वो रेमिटेंसेस बैंकिंग चैनल से भेजें, पैसा भेजें जिससे डॉलर्स पाकिस्तान में आए। मनी लॉन्ड्रिंग रोकनी है, जो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब मनी लॉन्ड्रिंग रोकने का मतलब कि इस मुल्क से डॉलर्स गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर ना जाएं। दौरा कराची में वज़ीर आज़म इमरान खान बलूचिस्तान के सिरा लसबेला में ग्रीन पाकिस्तान की तकरीब में शरीक होंगे। साथ ही पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें भी शेड्यूल में शामिल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कराची का दौरा। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं वज़ीर आज़म कराची को कुछ ही घंटे देते हैं, हम तो कहते हैं वो आएँ लेकिन जो ऐलानात करते हैं उन पर अमल करें। एक बयान में उन्होंने कहा कि मेरी वज़ीर आला सिंध से बात हुई है, उनको वज़ीर आज़म के कराची के दौरे का सरकारी तौर पर प्रोग्राम नहीं दिया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले वज़ीर आज़म की आमद के हवाले से मुझे या वज़ीर आला को कोई आगाही नहीं थी। 2018 से कहा जा रहा है कि ग्रीन शुरू हो रही है। बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2018 में ऐलान किया कि 6 माह में ग्रीन लाइन मंसूबा शुरू होगा। 3 साल गुजर चुके लेकिन ग्रीन लाइन अभी तक नहीं चली। सीरियसनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कराची को कुछ घंटे देते हैं तो वो भी सिर्फ आते हैं। हम तो ये कहते हैं चले आएँ, जो ऐलानात करते हैं उन पर अमल कर दें, हम उससे भी खुश हैं। हमें बुलाएं ना बुलाएं, खुश रहें। और वो जो ऑफिशियली तौर पर प्रोग्राम दिया जाता है जिसमें चीफ मिनिस्टर जाते हैं उन्हें रिसीव करने, तो वो इंतज़ार ही करते रहे, लेकिन इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। फिर जो मीटिंग हुई उसमें भी नहीं बुलाया गया, जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कहा जा रहा है पता नहीं है हुई या नहीं हुई। माजी में 2018 से बात हो रही है कि बस ग्रीन लाइन अब तैयार हो गई है, अब स्टार्ट होने वाली है। इसलिए मैं डाउट कर रहा हूँ क्योंकि आपको याद होगा कि नून लीग की हुकूमत ने जाते आते कहा था मार्च 2018 में कि हमने ग्रीन लाइन मंसूबे को कंप्लीट कर दिया है। 2018 उनकी दौर ख़त्म हो गया। प्राइम मिनिस्टर साहब आए सितंबर 2018 में, उन्होंने कहा कि हम 6 महीने में ग्रीन लाइन को स्टार्ट कर देंगे। 6 महीने गुजरने के बाद 3 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपको ग्रीन लाइन ऑपरेशनल होते हुए नज़र नहीं आ रही। तो मैं इसलिए थोड़ा सा इन ऐलानात को डाउट करता हूँ। मैं समझता हूँ हम लोग को ऐलान करते हुए गुरेज करना चाहिए, जब काम हो जाए तो शहरियों को नज़र आ जाएगी चीज़। हुकूमत के खिलाफ तहरीक कैसे चलाई जाए, PDM ने कल इजलास तलब कर लिया। इजलास की सदारत अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजल रहमान करेंगे। इजलास में हुकूमत को टफ टाइम देने के हवाले से फैसले किए जाएंगे। मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर गौर होगा। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात और बिलखुसूस अफगान तनाज़े के बारे में मुत्तफ़िक़ा पॉलिसी अपनाने पर गौर किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सिद्दीक साजिद से। जी सिद्दीक। जी, PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत ये सरबराही इजलास कल मुस्तक़बिल नून के सेक्रेटरी दिन 2 होगा और 3 माह बाद मियां नवाज शरीफ जो कि कायद है मुस्लिम लीग नून के वो भी वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में शिरकत करेंगे और खिताब भी करेंगे और इजलास में हुकूमत को टाइम देने के हवाले से फैसले किए जाएंगे। और राय का ये कहना है कि मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली के अलावा खित्ते की जो मौजूदा सूरत हाल है, पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात, बिलखुसूस अफगान तनाज़ा के बारे में मुत्तफ़िक़ा पॉलिसी अपनाने पर भी गौर किया जाएगा। इसके अलावा महमूद खान, अचकज़ई, आफ्ताब शेरपा और कान अब्बासी भी शिरकत करेंगे। मरियम नवाज कल के इजलास में शिरकत नहीं करेगी क्योंकि वो कोरोना की वजह से क्वारंटाइन है। अलबत्ता मियां नवाज शरीफ जो है वो वीडियो लिंक के जरिए इजलास से खिताब करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद। PP38 के ज़िमनी इंतखाब के दौरान बारिश हो रही थी। बारिश के बावजूद मुखालिफ जमात को लाखों वोट कैसे पड़ गए। नून लीग वफ़द ने अताउल्लाह तारड़ की क़यादत में PP38 के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली से मुतालिक दरख्वास्त जमा करा दी। अताउल्लाह तारड़ कहते हैं ना कोई तवील कतार ना वोटिंग, हैरत है नून लीग के गढ़ में कोई दूसरी सियासी जमात कैसे जीत गई। उन्होंने कहा कि इस हल्के में सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। 2.5 से 3 अरब रुपए के तरक्याती कामों का इजरा किया गया। हमने इलेक्शन कमीशन को सबूत भी दिए। हमारी दरख्वास्त पर 24 तारीख को समाअत होगी। जिस जमात के अंदर इतना फूट था उस जमात ने इतनी ज्यादा कास्टिंग कैसे करवा ली।
1,29,000 वोट इस हल्के में कास्ट हुआ है और ये वोट जनरल इलेक्शन की कास्टिंग से ज्यादा है। वोटर टर्नआउट की शरह 55.3। हमारे कैंप्स पे बहुत रश था। 2:30 बजे के बाद इतनी बारिश थी कि पोलिंग स्टेशंस तक रसाई मुश्किल हो गई थी। सरकारी ज़राए का बेदरेग इस्तेमाल, 2.5 से 3 अरब रुपए की तरक्याती स्कीमों की वहाँ पे इजरा, जिस यूनियन काउंसिल में मुस्लिम लीग नून का जलसा होता था उससे अगले दिन बुज़दार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद साहब अपने दामाद की खातिर तरक्याती सामान ठेकेदारों से साजबाज करके वहां पे पहुंचा देते थे। इस हल्का इंतखाब से इलेक्शन लड़ने वाली पीटीआई की खातून रुकन फिरदौस आशिक अवान को अंदरूनी मुखालफत की वजह से और आपस के इख्तलाफात की वजह से वहां दाखिले की इजाजत तक नहीं दी। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने वाजे कर दिया है, कहा इसराइल एनडीएस और भारत खित्ते को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। भारतीय वजीर दाखिला का मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्द भेजने का इल्ज़ाम झूठ है। उनका एजेंडा ये है कि पाकिस्तान को अंदर से नुकसान पहुंचाया जाए। भारत के पास कोई सबूत है तो पाकिस्तान को दे। भारतीय वजीर दाखिला ने पाकिस्तान के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। वजीर दाखिला ने कहा कि नूर मुकद्दम केस में जो भी मुलविस है उसका नाम ECL में डाल दिया है। सारी इन्वेस्टिगेशन फॉरेन ऑफिस की मौजूदगी में जो अफगानिस्तान का डेलीगेशन आया था कल चला गया, उनको प्रोवाइड करनी। नूर मुकद्दम के कातिलों का जो लोग केस में मुलव्वस पाए गए हैं, कल मीटिंग हुई है ECL में डालने की, सो उनको ECL में डाल दिया गया है। किसी दहशतगर्द के जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर वजीर दाखिला इंडिया के पास कोई सबूत है, कोई दखल अंदाजी नहीं हो रही। ये जो कुछ उन्होंने बयान दिया है ये सरासर गलत। बाहर का मीडिया जिस तरह पाकिस्तान पर मलबा डाल रहा है अफगानिस्तान का, ये सारी चीजें शिकस्त खाएंगी।